साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 3। उपद्रव रहित एक सप्ताह के बाद एक दिन ऑफिस से लौटने पर तिवारी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने सुना छोटे बाबू? क्या? साहब का पैर टूट गया, अस्पताल में हैं, देखें बचता है या नहीं। तुझे कैसे पता लगा? तिवारी बोला, मकान मालिक का मुनीम हमारे ज़िले का है, वो आया था किराया लेने, उसी ने बताया है। हो सकता है, कहकर अपूर्व कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। तिवारी को पूर्ण विश्वास था कि म्लेच्छ होकर ब्राह्मण के सिर पर जिसने घोड़े की तरह पैर पटका है, उसका पैर न टूटेगा तो क्या होगा। अगले दिन अपूर्व ने तिवारी को बुलाकर कहा, एक मकान मिला है, जाकर देख आओ। तिवारी ने हंसकर कहा, अब दूसरे मकान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाबू, मैंने सब ठीक कर लिया है, अगली 1 तारीख को जाने वाले चले जाएंगे। मकान बदलने में कम झंझट नहीं है, अपूर्व अच्छी तरह जानता था, लेकिन साहब की अनुपस्थिति में जो उपद्रव बंद हो गया है वो उनके लौट आने पर भी बंद रहेगा, उसे ऐसी आशा नहीं थी। ऑफिस जाने से पहले तिवारी ने छुट्टी मांगते हुए बताया कि आज दोपहर वो बर्मियों के मंदिर में तमाशा देखने जाएगा। अपूर्व ने हंसकर पूछा, तुझे तमाशा देखने का शौक कब से हुआ तिवारी? विदेश का सब कुछ देख लेना चाहिए बाबू। अपूर्व बोला, अवश्य अवश्य, लंगड़ा साहब अस्पताल में हैं, इस समय बाहर जाने में कोई डर नहीं है, चले जाना, लेकिन जल्दी लौट कर आना। साहब की दुर्घटना के समाचार से वो इतना प्रसन्न था कि अपने यहाँ के जिस व्यक्ति से कल उसका परिचय हुआ था, आज उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। उसे जाने की अनुमति देकर अपूर्व ऑफिस चला गया। उसके 1 घंटे बाद ही तिवारी को उसके गांव का वही व्यक्ति आकर बर्मियों का तमाशा दिखाने ले गया। तीसरे पहर घर लौटकर अपूर्व ने देखा दरवाजे में ताला लगा है। तिवारी ने वो पुराना ताला बदल के नया ताला क्यों लगाया? वो 2 मिनट तक बाहर खड़ा सोचता रहा। तभी ऊपर से वही ईसाई लड़की आकर बोली, मैं खोलती हूँ। कहकर वो नीचे आई और बोली, माँ कह रही थी कि अपना ताला लगाकर मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा ना हो कि मैं विपत्ति में पड़ जाऊं। फिर द्वार खोलते हुए बोली, माँ बहुत डरपोक है, बिगड़ रही थी कि अगर आप विश्वास ना करेंगे तो मुझको ही चोरी के अपराध में जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तनिक भी डर नहीं लगा। लेकिन हुआ क्या है? कमरे में जाकर देखिए क्या हुआ है। अपूर्व ने कमरे में घुसकर देखा, दोनों ट्रंकों के ताले टूटे पड़े हैं, पुस्तकें, कागज़, बिस्तर, कपड़े आदि फर्श पर पड़े हैं। उसके मुंह से निकला, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? भारती बोली, भले ही किसी ने भी किया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसने पूरी घटना सुनाई। दोपहर को तिवारी जब तमाशा देखने जा रहा था तो भारती की माँ ने उसे देखा था। थोड़ी देर बाद नीचे के कमरे में खटपट सुनकर भारती को देखने के लिए कहा। उनकी छत के एक किनारे एक छेद है, उसी छेद से देखते भारती चिल्ला उठी। जो लोग बकस तोड़ रहे थे वो जल्दी से भाग गए। तब वो नीचे आकर दरवाजे में ताला लगाकर पहरा देने लगी कि कहीं वो फिर ना लौट आए। अपूर्व पलंग पर बैठ गया। भारती ने कहा, इस कमरे में आपका भोजन का तो कोई सामान नहीं है, क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? आइए, अपूर्व ने कहा। फिर विमूढ़ की तरह उससे पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? भारती ने कहा, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चोरी गई हैं। अपूर्व ने कहा, अच्छा देखिए ना क्या क्या चोरी गया है। भारती ने हंसकर कहा, ना तो मैंने आपकी ट्रंक की चीज़ों को पहले कभी देखा था और ना चोरी ही की है, इसलिए क्या था और क्या नहीं मैं कैसे जान सकती हूँ। अपूर्व लज्जित होकर बोला, आप ठीक कहती हैं। अच्छा तो फिर तिवारी को आ जाने दीजिए, वही सब कुछ जानता है। कहकर इधर उधर बिखरी चीज़ों को करुणा भरी निगाहों से देखने लगा। उसका निरुपाय चेहरा देखकर भारती हंसती हुई बोली, वो जानता है और आप नहीं जानते? अच्छा मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह जाना जाता है। इतना कहकर फर्श पर बैठ गई और ट्रंक को पास खींचती हुई बोली, अच्छा पहले कपड़े लत्ते संभाल लूँ। ये क्या है? शायद मुर्शिदाबादी सिल्क का सूट है। ऐसे कितने सूट हैं? 2 सूट। मिल गए? ये एक और जोड़ा है। अच्छा धोती, 1 2 3। चादर 1 2 3। ठीक मिल गया? शायद 3 ही जोड़ी थी। अपूर्व बोला, हाँ 3 ही जोड़ी थी। ये फलालेन का सूट है, आप वहाँ शायद टेनिस खेलते थे। हाँ तो 1 2 3। उस अलमारी में एक और एक आप पहने हैं,
तो फिर सूट 5 ही जोड़े हैं ना? अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, हाँ ठीक है, 5 ही जोड़े हैं। इतने में एक चमकीली वस्तु दिखाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर बोली, ये चेन सोने की है, घड़ी कहाँ गई? अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, खैर है कि बच गई। चेन शायद वो लोग देख नहीं सके, ये मेरे पिताजी की निशानी है। लेकिन घड़ी यहाँ है, कहकर अपूर्व ने घड़ी दिखा दी। भारती बोली, चेन और घड़ी मिल गई, अब अंगूठियाँ बताइए। अपूर्व बोला, मेरे पास एक भी नहीं है। चलो ये भी अच्छा हुआ, लेकिन सोने के बटन? टसर के पंजाबी कुर्ते में लगे थे। भारती ने अलमारी की ओर देखा, फिर हंसकर बोली, लगता है कुर्ते के साथ वो बटन भी चले गए। ट्रंक में रुपया था ना? उसने फिर पूछा। अपूर्व के हाँ कहने पर भारती बोली, तो फिर वो भी चला गया। कितना था? मालूम नहीं। ये तो मैं पहले ही समझ गई हूँ। आपके पास मनी बैग है ना? लाइए मुझे दीजिए, देखूँ। अपूर्व ने मनी बैग भारती को दे दिया। वो हिसाब लगाकर बोली, 250 रुपये 8 आने हैं। घर से कितने लेकर चले थे? अपूर्व बोला, 600 रुपया। भारती लिखने लगी, जहाज़ का किराया, तांगे का भाड़ा, कुली की मजदूरी, घर पहुंचकर घर के लिए तार भेजा था ना? अच्छा, उसका भी रुपया, और इसके बाद इधर 10 दिनों का खर्च। वो तिवारी के बिना पूछे मैं कैसे बता सकता हूँ? अपूर्व ने कहा। सब मालूम हो जाएगा, 2-1 रुपये का अंतर पड़ सकता है, अधिक नहीं। कागज़ पर अपने आप हिसाब लिखकर बोली, इसके अतिरिक्त और कोई खर्च तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर 280 रुपये चोरी गए हैं। अपूर्व चकित होकर बोला, इतने रुपए? रुकिए, 20 रुपये और कम कीजिए। जुर्माने का रुपया नहीं लिखा? नहीं, वो अन्याय था, झूठ मूठ का जुर्माना, वो मैं कम नहीं करूँगी। अपूर्व चकित होकर बोला, जुर्माना तो झूठ मूठ हो सकता है, लेकिन जुर्माना देना तो सच है। आपने दिया क्यों? उस रुपये को मैं कम नहीं करूँगी। पूरे 280 रुपये चोरी हो गए हैं। नहीं, 260। नहीं, 280 रुपये। अपूर्व ने विवाद नहीं किया। इस लड़की की प्रखर बुद्धि तथा अद्भुत तीक्ष्ण बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। अपूर्व ने पूछा, पुलिस में खबर देना क्या ठीक होगा? क्यों नहीं? ठीक केवल इसलिए होगा कि उसमें मेरी काफ़ी खींचातानी होगी। वो आकर आपके रुपए दे जाएंगे, ऐसी तो आशा है नहीं। भारती बोली। अपूर्व मौन रहा। चोरी तो देखी हो गई है, अब अगर वो लोग आएंगे तो अपमान भी आरंभ हो जाएगा। भारती ने कहा, लेकिन कानून तो है। कानून तो है, लेकिन मैं किसी भी दशा में ये नहीं करने दूंगी। कानून उस दिन भी था जिस दिन आप अकारण जुर्माना दे आए थे। अपूर्व ने कहा, लोग अगर झूठ बोलें और झूठे मामले को सिद्ध करें तो इसमें कानून का क्या दोष है? भारती लज्जित सी हो गई, बोली, लोग झूठ ना बोलेंगे, झूठे मामले ना चलाएंगे, तभी जाकर कानून निर्दोष होगा। क्या आपका मत यही है? अगर ऐसा हो तो ठीक ही है, लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं। इतना कहकर वो हंस पड़ी। लेकिन अपूर्व मौन रहा। भारती का चोरी छिपाने का आग्रह इस समय उसे अच्छा नहीं लगा। किसी गुप्त षड्यंत्र की आशंका से उसका अंतःकरण देखते ही देखते कलुषित हो उठा। उस दिन उसका डरते हुए संकोच सहित फल फूल देने के लिए आना, उसके बाद घटनाओं को विकृत तथा मिथ्या बनाकर कहना, न्यायालय में गवाही देना, पल में सारा इतिहास बिजली की भांति चमक उठा। चेहरा गंभीर और कंठ स्वर भारी हो उठा। ये अभिनय है, छलना है। उसके चेहरे के इस आकस्मिक परिवर्तन को भारती ने लक्ष्य किया, लेकिन कारण न समझ सकी। बोली, मेरी बातों का आपने उत्तर नहीं दिया? अपूर्व ने कहा, और क्या उत्तर दूं? चोर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पुलिस को खबर देना ही ठीक होगा। भारती भयभीत होकर बोली, ये कैसी बात? ना तो चोर ही पकड़ा जाएगा और ना रुपए ही मिलेंगे। बीच में मुझे लेकर खींचातानी होगी। मैंने देखा है, ताला बंद किया है, तभी सजा कर रखा है। मैं विपत्ति में पड़ जाऊंगी। अपूर्व ने कहा, जो कुछ हुआ है आप वही कह दीजिएगा। भारती ने व्याकुल होकर कहा, कहने से क्या होगा? अभी उस दिन आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, एक दूसरे से परिचय नहीं, बातचीत नहीं। इसी बीच अचानक आपके लिए दिल में इतना दर्द क्यों है? पुलिस कैसे विश्वास करेगी? अपूर्व का मन और भी संदेह से भर उठा। बोला, आपके आरंभ से अंत तक की झूठी बातों पर तो पुलिस ने विश्वास कर लिया, और सच्ची बातों का विश्वास नहीं करेगी? रुपया तो थोड़ा ही गया, लेकिन चोर को बिना दंड दिलाए न छोड़ूंगा। भारती बुद्धिहीन की तरह उसे देखती रही, फिर बोली, आप क्या कहते हैं अपूर्व बाबू?
पिताजी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने आपके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने इसमें जो कुछ सहायता की है उसे भी मैं जानती हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपके कमरे में घुसकर ताला तोड़कर रुपए चुराऊंगी। ऐसी बात आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सोच सकती। ऐसी बदनामी होने पर मैं बचूंगी कैसे? कहते कहते उसके होंठ फूल कर कांपने लगे। उन्हें जोर से दबाते दबाते तूफान की तरह कमरे से निकलकर चली गई। अगली सुबह न जाने क्या सोचकर अपूर्व थाने की ओर चल दिया। पुलिस में रिपोर्ट करना व्यर्थ है, ये वो जानता था। रुपए नहीं मिलेंगे, यही नहीं, हो सकता है कि चोर पकड़े भी ना जाएं। लेकिन उस ईसाई लड़की पर उसके क्रोध और विद्वेष की सीमा नहीं थी। भारती ने स्वयं चोरी की है या चोरी करने में सहायता की है, इस विषय में तिवारी की तरह वो अभी तक निश्चिंत नहीं हो सका था। लेकिन उसकी दुष्टता तथा छल ने उसे बुरी तरह विचलित कर दिया था। उस लड़की की गतिविधि का रहस्य खोजने पर भी उसे नहीं मिला। उसने जो कुछ हानि की है उसके लिए उतना नहीं, लेकिन आरंभ से उसका विचित्र आचरण जैसे निरंतर अपूर्व की बुद्धि का उपहास करता रहा है। उसने अभी थाने में कदम भी नहीं रखा था कि पीछे से पुकार आई, अरे अपूर्व, तुम यहाँ कहाँ? अपूर्व ने घूम कर देखा, निमाई बाबू खड़े हैं। आप बंगाल पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। अपूर्व के पिता ने इनकी नौकरी लगाई थी। निमाई बाबू उनको दादा कहकर पुकारते थे और इसी संबंध के कारण अपूर्व के घर के लोग सभी उन्हें चाचा कहते थे। स्वदेशी आंदोलन के समय गिरफ्तार होने के बाद अपूर्व को जो किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ा था, उसका बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को था। अपूर्व ने प्रणाम करके अपनी नौकरी की बात बताकर पूछा, लेकिन आप इस देश में कैसे? निमाई बाबू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम तो अभी कल के हो। जब तुम्हें घर द्वार छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा है तो क्या मैं नहीं आ सकता? लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें तो ऑफिस जाने में अभी देर है। आओ, चलते चलते ही 2 बात कर लूँगा। माँ अच्छी है ना? और भाई भी? सब ठीक हैं। कहकर अपूर्व ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? जहाज घाट पर, चलो ना मेरे साथ। चलिए, आपको क्या कहीं और भी जाना है? निमाई बाबू हंसकर बोले, जाना हो भी सकता है। जिस महापुरुष को ले जाने के लिए घर छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा है, उनकी इच्छा पर सब निर्भर है। उनका फोटोग्राफ है, लिखित विवरण है, लेकिन यहाँ की पुलिस में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उन पर हाथ डाल सके। क्या मैं पकड़ पाऊंगा? यही सोच रहा हूँ। अपूर्व ने उत्सुक होकर पूछा, ये महापुरुष कौन है चाचा जी? जब आप आए हैं तब तो अवश्य कोई खूनी आसामी है। निमाई बाबू बोले, ये तो नहीं बताऊंगा बेटा, क्या है और क्या नहीं है। ये बात ठीक ठीक कोई भी नहीं जानता। इनके विरुद्ध कोई निश्चित अभियोग भी नहीं है, फिर भी इनकी निरंतर निगरानी करते रहने में इतनी बड़ी सरकार मानो निष्प्राण हो गई है। अपूर्व ने पूछा, कोई आसामी है? निमाई बाबू बोले, भैया पॉलिटिकल तो किसी समय तुम लोगों को भी कहते थे, लेकिन वो हैं राजद्रोही, राजा के शत्रु। हाँ, शत्रु कहलाने के योग्य तो अवश्य हैं। बलिहारी है उनकी प्रतिभा की, जिन्होंने इस लड़के का नाम सव्यसाची रखा था। बंदूक पिस्तौल चलाने में निशाना अचूक होता है। तैर कर पद्मा नदी को पार कर जाते हैं, कोई बाधा नहीं पड़ती। इस समय ये अनुमान किया गया है कि चटगांव के रास्ते से पहाड़ पार करके इन्होंने बर्मा में पदार्पण किया है। अब मांडले से नौका द्वारा या जहाज से रंगून आने वाले हैं, या रेल द्वारा उनका शुभागमन हो चुका है। कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन वो रवाना हो चुके हैं, ये बात निश्चित है। उनके उद्देश्य के संबंध में कोई संदेह या तर्क नहीं है। शत्रु मित्र सभी के मन में उनका सम्मान स्थिर सिद्धांत बना हुआ है। देश में आकर किस मार्ग से वो अपना कदम बढ़ाएंगे हम नहीं जानते। लेकिन देखो बेटा, ये सब बातें किसी को बताना मत, नहीं तो इस बुढ़ापे में 27 साल की पेंशन रह जाएगी। अपूर्व उत्साहित होकर बोला, इतने दिनों ये कहाँ क्या कर रहे थे? सव्यसाची नाम मैंने तो कभी पहले सुना नहीं। निमाई बाबू ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, इतने बड़े आदमियों का काम क्या केवल एक नाम से चलता है? संभवतः अर्जुन की तरह इनके भी अनेक नाम प्रचलित हैं। उन दिनों शायद सुना भी होगा, अब पहचान नहीं रहे हो। इस बीच क्या कर रहे थे इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। राज शत्रु अपने काम ढोल पीट पीट कर करना पसंद नहीं करते। फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि वो पूना में 3 महीने की और दूसरी बार सिंगापुर में 3 वर्ष की सजा भुगत चुके हैं। ये लड़का 10-12 भाषाओं में इस प्रकार बोल सकता है कि किसी विदेशी के लिए ये जान लेना कठिन है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। सुना है जर्मनी के किसी नगर में डॉक्टरी पढ़ी है, फ्रांस में इंजीनियरिंग पास की है, इंग्लैंड की नहीं जानता।
लेकिन जब वो वहाँ रह चुका है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पास किया ही होगा। इन लोगों को ना तो दया है ना माया है, ना धर्म है ना कर्म है, ना कहीं घर द्वार है। बाप रे बाप, हम लोग भी उसी देश के वासी हैं, लेकिन इस लड़के ने कहाँ से आकर बंग भूमि में जन्म ले लिया, ये तो सोचने पर भी नहीं जान पड़ता। अपूर्व कुछ ना बोला। कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा, इनको क्या आप आज ही गिरफ्तार करेंगे? निमाई बाबू हंसकर बोले, पहले पाऊँ तो। अपूर्व ने कहा, मान लीजिए पा गए तो? नहीं बेटा, इतना आसान काम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतिम पल में वो किसी और रास्ते से खिसक गया होगा। और अगर वो आ जाए तो? निमाई बाबू ने कुछ सोचकर कहा, उस पर बराबर नज़र रखने का आदेश मिला है। 2 दिन देखता हूँ। पकड़ने की अपेक्षा जांच करना जरूरी है। सरकार का यही विचार है। अपूर्व इस बात पर विश्वास न कर सका, क्योंकि वो उसके लिए जो कुछ भी हो फिर भी है तो पुलिस के आदमी। उसने पूछा, उनकी उम्र क्या है? लगभग 30-32 की होगी। देखने में कैसे हैं? यही तो आश्चर्य है बेटा, अत्यंत साधारण मनुष्य है, इसीलिए तो पहचानना कठिन है, पकड़ना भी कठिन है। हम लोगों की रिपोर्ट में यही बात विशेष रूप से लिखी हुई है। अपूर्व बोला, लेकिन पकड़े जाने के भय से ही तो ये पैदल वन लांघ कर आए हैं। निमाई बाबू बोले, हो सकता है कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है इस रास्ते को भी जान लेना चाहता हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता अपूर्व। ये लोग जिस पथ के पथिक हैं उसमें साधारण मनुष्य के विचार के साथ इनके विचार मेल नहीं खाते। आज इसकी भूल है या हम लोगों की भूल है, इसकी परीक्षा होने वाली है। ऐसा भी संभव है कि हम लोगों की सारी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाए। अपूर्व बोला, ऐसा ही हो तो अच्छा है। मैं अंतःकरण से यही प्रार्थना करता हूँ चाचा जी। निमाई बाबू हंस पड़े, बोले, मूर्ख लड़के, कहीं पुलिस से ऐसी बात कही जाती है? तुमने अपने घर का क्या नंबर बताया? 30? हो सका तो कल आऊँगा। सामने की जेटी पर ही शायद यहाँ का स्टीमर खड़ा है। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस का समय हो चुका है। नई नौकरी है, देर करना ठीक नहीं। यह कहकर वो दूसरी ओर घूम गए। अपूर्व ने कहा, देर की क्यों? ऑफिस में गैर हाजिरी हो जाने पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो अब आपके हाथ पड़ जाए, लेकिन यदि दुर्घटना हो भी जाए तो मैं एक बार उन्हें देख तो लूँगा। चलिए। इच्छा न होने पर भी निमाई बाबू ने विशेष आपत्ति नहीं की, केवल थोड़ा सा सावधान करते हुए कहा, देखने का लोभ होता है, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों से किसी प्रकार का परिचय बढ़ाना भी भयानक है, ये जान लो अपूर्व। अब तुम लड़के नहीं हो, पिता जीवित नहीं हैं, भविष्य को भी सोचना चाहिए। अपूर्व हंसकर बोला, परिचय का अवसर आप लोग किसी को देते कहाँ हैं चाचा जी? कोई अपराध नहीं, कोई अभियोग नहीं, फिर भी उनको जाल में फंसाने आप इतनी दूर चले आए हैं। निमाई बाबू तनिक सा मुस्कुरा पड़े, बोले, ये तो कर्तव्य है। जिस समय दोनों जेटी पर पहुंचे, इस बड़ी नदी का विशाल स्टीमर किनारे लगने ही वाला था। 5-7 पुलिस अधिकारी सादी पोशाक में पहले से ही खड़े थे। निमाई बाबू के प्रति उन लोगों की आंखों का एक प्रकार का संकेत देकर अपूर्व उन्हें पहचान गया। वो सभी भारतीय थे, भारत के कल्याण के लिए सुदूर बर्मा में एक विद्रोही का शिकार करने आए हैं। शिकार की वस्तु लगभग हाथ आ चुकी है। सफलता का आनंद तथा उत्तेजना की प्रच्छन्न दीप्ति उनके चेहरे पर प्राप्त हो रही थी। जहाज के खलासी उस समय जेटी पर रस्सी फेंक रहे थे। कितने ही लोग रेलिंग पकड़े खड़े देख रहे थे। डेक पर शोर शराबे और दौड़ धूप की सीमा नहीं थी। संभव है इन्हीं लोगों के बीच खड़ा एक व्यक्ति उत्सुक दृष्टि से किनारे की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन अपूर्व की दृष्टि में संपूर्ण दृश्य आंखों के आंसुओं से एकदम धुंधला और अस्पष्ट हो उठा। ऊपर नीचे, जल में, स्थल में इतने नर नारी खड़े हैं, किसी को कोई शंका नहीं, किसी का कोई अपराध नहीं। केवल जिस व्यक्ति ने अपने युवा हृदय के समस्त सुख, समस्त स्वार्थ तथा सभी आशाओं का स्वेच्छा से विसर्जन कर दिया है, कारागार तथा मृत्यु की राह केवल उसी के लिए मुँह बाए खड़ी है। जहाज जेटी पर आकर लग गया। काठ की सीढ़ी नीचे लगा दी गई, लेकिन अपूर्व नहीं हटा। वही निश्चल पाषाण मूर्ति के समान खड़ा आप ही आप कहने लगा कि क्षण भर बाद तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पड़ जाएगी। उत्सुक नर नारी तुम्हारी लांछना तथा अपमान आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। वो जान भी ना पाएंगे कि उन्हीं लोगों के लिए तुमने सर्वस्व त्याग दिया है, इसलिए इन लोगों के बीच तुम्हारा रहना ना हो सकेगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे और जिसे उसने कभी देखा नहीं उसी को संबोधित करके मन ही मन कहने लगा, तुम तो हम लोगों की भांति सीधे साधे मनुष्य नहीं हो।
तुमने तो देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, इसीलिए देश की नौकाएं तुम्हें पार नहीं कर सकती। तुम्हें तैरकर पद्मा नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए देश का राजपथ तुम्हारे लिए अवरुद्ध है। तुम्हें दुर्गम वन पर्वत लांघने पड़ते हैं। हे मुक्ति पथ के अग्रदूत, हे पराधीन देश के राजविद्रोही, तुमको शत कोटि नमस्कार। इतने मनुष्यों की भीड़, इतने लोगों का आना जाना, इतने लोगों की नज़रें, किसी पर भी उसका ध्यान नहीं था। कितना समय बीत गया, इसकी उसे खबर ही नहीं थी। अचानक निमाई बाबू की आवाज़ से चौंककर झटपट आंखें पोंछ हंसने की चेष्टा करने लगा। उसका करुण विह्वल भाव देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। बोले, जिस बात का भय था वही हुआ, निकल गया। कैसे निकल गया? निमाई बाबू बोले, अगर यही जानता तो वो कैसे निकल जाता। सुबह 300 यात्री, 20-25 फिरंगी साहब, उड़िया, मद्रासी, पंजाबी 100-150 के लगभग रहे होंगे। शेष बर्मी थे। पता नहीं किसकी पोशाक पहने और किसकी भाषा बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। समझ गए ना भैया, हम तो पुलिस वाले हैं, पहचानने का उपाय नहीं है कि वो यूरोपियन है या बंगाली। जगदीश बाबू संदेह में लगभग 6 बंगालियों को पकड़कर थाने में ले गए हैं। एक आदमी का चेहरा उनके चेहरे से मेल खा रहा है, ऐसा जान पड़ता है, लेकिन जान पड़ने से ही क्या होता है, वो नहीं है। क्या तुम चलोगे भैया? एक बार उस आदमी को देखोगे? अपूर्व की छाती धड़क उठी। बोला, अगर आप उसे मारना पीटना चाहते हैं तो मैं नहीं जाना चाहता। निमाई बाबू ने हंसकर कहा, इतने आदमियों को तो हमने चुपचाप छोड़ दिया और ये बेचारा बंगाली है। स्वयं बंगाली होते हुए क्या मैं इन पर अत्याचार करूँगा? अरे भैया, पुलिस में सभी बुरे ही नहीं होते। मुंह बंद करके जितना दुख हमें सहना पड़ता है, अगर तुम जानते तो अपने इस दरोगा चाचा से इतनी घृणा ना कर पाते। अपूर्व बोला, आप अपना कर्तव्य पालन करने आए हैं, फिर आपसे घृणा क्यों करूँगा चाचा? इतना कहकर उनके चरण छू लिए। निमाई बाबू ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, चलो जरा जल्दी चलें, वो लोग भूख प्यास से दुखी हो रहे होंगे, थोड़ी बहुत जांच करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। थाने के सामने वाले बड़े कमरे में 6 बंगाली बैठे थे। जगदीश बाबू ने इसी बीच उनके टीन के बकस और गठरियाँ आदि खोलकर जांच आरंभ कर दी थी। जिस व्यक्ति पर विशेष रूप से संदेह था उसे एक अलग कमरे में बंद कर रखा था। ये लोग नौकरी की खोज में रंगून आए थे। इनके काम धाम और विवरण आदि लिखकर और उनके सामान की जांच हो चुकने के बाद पॉलिटिकल सस्पेक्ट सव्यसाची को निमाई बाबू के सामने उपस्थित किया गया। वो खांसते खांसते सामने आया। उम्र 30-32 से अधिक न रही होगी, लेकिन जैसा दुबला पतला था वैसा ही कमज़ोर भी था। जरा सी खांसी से हाँफने लगता था। अंदर के ना जाने किस असाध्य रोग से उसका संपूर्ण शरीर भी तेजी से क्षय रोग की ओर दौड़ रहा था। आश्चर्यजनक थी तो केवल उसके उस रुग्ण चेहरे में 2 अद्भुत आँखों की दृष्टि। ये आँखें छोटी हैं या बड़ी, लंबी हैं या गोल, दीप्त हैं या प्रभावहीन, इनका विवरण देने की चेष्टा ही व्यर्थ है। अत्यधिक गहरे जलाशय की भांति उनमें न जाने क्या है, भय लगता है। अपूर्व तो मुग्ध होकर उस ओर देख रहा था। अचानक निमाई बाबू ने उसकी वेशभूषा की बहार और ठाट बाट पर अपूर्व की दृष्टि आकर्षित करके हंसते हुए कहा, बाबूजी का स्वास्थ्य तो चला गया है, लेकिन शौक में अभी कोई कमी नहीं आई है, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्या कहते हो अपूर्व? इसके थोड़ी देर बाद उसके पहनावे पर नज़र डालकर मुंह फेरकर अपूर्व ने हंसी छिपा ली। उसके सिर पर बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन गर्दन और कानों के पास बिल्कुल नहीं है। सिर में मांग कढ़ी हुई है। बालों में पड़े हुए नींबू के तेल की गंध से कमरा भर उठा है। शरीर पर सिल्क का कुर्ता है। छाती की जेब में से रुमाल का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। चादर नहीं है। बदन पर विलायती मिल्क की काली मखमली किनारी की बारीक धोती है। पैरों में हरे रंग के पूरे मोजे हैं जो घुटनों पर लाल फीते से बंधे हैं। पॉलिश किया हुआ पंप शू है। पैरों में जिनके तलों को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए लोहे की नाल जड़े हुए हैं। हाथ में हिरण के सींग की मूठ वाली बेंत की छड़ी है। इन कई दिनों तक जहाज की भीड़ भाड़ में सभी कपड़े गंदे हो गए हैं। उनका सिर से पैर तक बार बार निरीक्षण करके अपूर्व ने कहा, चाचा जी, इस आदमी को आप कोई भी बात पूछे बिना छोड़ दीजिए। जिसे आप खोज रहे हैं वो आदमी ये नहीं है। इसकी जमानत मैं देने को तैयार हूँ। निमाई बाबू ने हंसकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम गिरीश महापात्र है। एकदम महापात्र। तुम तो तेल की खान में काम करते थे, अब रंगून में ही रहोगे। तुम्हारे बकस और बिस्तर की तलाशी तो हो चुकी है। देखो तुम्हारे पर्स और जेब में क्या है।
उसके पर्स से 1 रुपया और 6 आने निकले। जेब से लोहे का कंपास नापने के लिए लकड़ी का फुटरूल, कुछ बीड़ियाँ, एक दियासलाई और गांजे की चिलम निकली। निमाई बाबू ने पूछा, तुम गांजा पीते हो? उसने संकोच से उत्तर दिया, जी नहीं। तब यह चीज़ जेब में क्यों? रास्ते में पड़ी थी, उठा ली, किसी के काम आ जाएगी। तभी जगदीश बाबू कमरे में आ गए। निमाई बाबू ने हंसकर कहा, देखो जगदीश, ये कितने परोपकारी व्यक्ति हैं। किसी के काम आ जाए ये सोचकर इन्होंने गांजे की चिलम रास्ते से उठाकर रख ली है। यह कहकर उन्होंने उसके दाएं हाथ के अंगूठे को देखकर हंसते हुए कहा, गांजा पीने का चिन्ह ये है भैया, पीता हूँ कह देने से काम चल जाए। कितने दिन और जीना है, यही तो है तुम्हारा शरीर। बूढ़े की बात मानो, अब मत पीना। जी नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, मगर बनाने को कहते हैं तो बना देता हूँ। जगदीश चिढ़कर बोला, दया के सागर हैं ना, दूसरों को बना देते हैं, स्वयं नहीं पीते, झूठा कहीं का। अपूर्व ने कहा, समय हो गया, अब जा रहा हूँ चाचा जी। निमाई बाबू ने उठकर कहा, अच्छा तुम जा सकते हो महापात्र। क्यों जगदीश, जा सकता है ना? सम्मति देते हुए जगदीश बोला, लेकिन मेरा विचार है इस नगर में और कुछ दिनों तक निगरानी की आवश्यकता है। शाम की मेल ट्रेन पर नज़र रखना, वो बर्मा में आ गया है, ये खबर सच है। अपूर्व थाने से बाहर आ गया। उसके साथ ही महापात्र भी अपने टूटे हुए टीन के बकस को और चटाई में लिपटे गंदे बिछौने के बंडल को बगल में दबाकर उत्तर का रास्ता पकड़कर धीरे धीरे चला गया। कैसी आश्चर्यजनक बात है कि सव्यसाची नहीं पकड़ा गया। डेरे पर लौटकर शेव बनाने से लेकर संध्या, पूजा, स्नान, भोजन, कपड़े पहनने, ऑफिस जाने आदि के नित्य के कामों में कोई बाधा नहीं हुई। लेकिन उसका मन किस संबंध में सोचने लगा था, उसका कोई पता नहीं। उसकी आँखें, कान और बुद्धि अपने सभी सांसारिक कार्यों से दूर होकर किसी अनजान, अनदेखे राजद्रोही की चिंता में ही निमग्न हो गए। अपूर्व को अनमना देखकर तलवलकर ने पूछा, आज घर से कोई चिट्ठी आई है क्या? अपूर्व ने कहा, नहीं तो। घर में कुशल तो है ना? जितना जानता हूँ कुशल ही है। रामदास ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। टिफिन के समय दोनों एक साथ ही जलपान करते रहे। रामदास की पत्नी ने एक दिन अपूर्व से अत्यंत आग्रह से अनुरोध किया था कि जितने दिनों तक आपकी माँ या घर की कोई और आत्मीय स्त्री इस देश में आकर डेरे की उपयुक्त व्यवस्था नहीं करती, उतने दिनों तक इस छोटी बहन के हाथ की बनाई हुई थोड़ी सी मिठाई आपको रोजाना ही लेनी पड़ेगी। अपूर्व सहमत हो गया था। ऑफिस का एक ब्राह्मण चपरासी वो सब ला देता था। आज भी जब वो पास के एकांत कमरे में भोजन सामग्री सजाकर रख गया, तब भोजन करने के लिए बैठते ही अपूर्व ने प्रसंग छेड़ दिया, कल मेरे डेरे पर चोरी हो गई। सब कुछ जा सकता था, लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाली क्रिश्चियन लड़की की कृपा से रुपए पैसे के अतिरिक्त और सब कुछ बच गया। फिर सब कुछ विस्तार से सुनाने के बाद कहा, वास्तव में वो ऐसी कुशल लड़की है ऐसा लगता नहीं था। रामदास ने पूछा, इसके बाद? अपूर्व ने कहा, तिवारी घर में था नहीं, बर्मी नाच देखने गया था। इसी बीच ये घटना हो गई। उसका विश्वास है कि ये काम उस लड़की के अतिरिक्त किसी और ने नहीं किया है। मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही अनुमान है। चोरी भले ही ना करे, लेकिन सहायता अवश्य की है। इसके बाद? फिर सवेरे पुलिस में खबर देने गया, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा तमाशा देखा कि इस बात की याद ही नहीं रही। आज सोच रहा हूँ कि पुलिस से चोर डाकुओं को पकड़वाना बेकार है। यही अच्छा है कि वो लोग विद्रोहियों को ही गिरफ्तार करते रहें। ये कहते ही उसे गिरीश महापात्र की याद आ गई। हंसी रुकने पर उसने विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र के असाधारण ज्ञाता, विलायत के डॉक्टर उपाधिधारी राजा शत्रु महापात्र के स्वास्थ्य, शिक्षा, रुचि, उनका बल, वीर्य, इंद्रधनुषी रंग का कुर्ता, हरे रंग के मोजे, लोहे के नाल लगे पंपशू, नींबू के तेल से सुवासित केश और सर्वोपरि परोपकार्य गांजे की चिलम का आविष्कार करने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते सुनाते अपनी उत्कट हंसी का वेग किसी प्रकार और एक बार रोककर अंत में कहा, तलवलकर, महाचतुर पुलिस दल को आज की तरह मूर्ख बनते संभवतः किसी ने कभी नहीं देखा होगा। रामदास ने पूछा, क्या ये लोग आपकी बंगाल पुलिस के हैं? हाँ, इसके अतिरिक्त सबसे अधिक लज्जा की बात यह है कि इनके इंचार्ज मेरे पिताजी के मित्र हैं। बाबूजी ने एक दिन इनकी नौकरी लगवाई थी। तब तो आपको किसी दिन इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। यह कहकर रामदास सहसा अप्रतिम सा हो गया। अपूर्व उसका चेहरा देखते उसका तात्पर्य समझ गया। बोला, मैं उनका चाचा जी कहता हूँ, वो हमारे आत्मीय हैं, शुभाकांक्षी हैं,
लेकिन क्या इसीलिए वो मेरे लिए देश से बढ़कर हैं? बल्कि जिन्हें देश के रुपए खर्च करके देश के आदमियों की सहायता से शिकार की तरह पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, वही मेरे परम आत्मीय हैं। रामदास बोला, बाबूजी, ये कहने में भी विपत्ति है। अपूर्व बोला, भले ही तलवलकर, केवल अपने ही देश में नहीं, संसार के जिस किसी देश में, जिस किसी युग में, जिस किसी ने अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने की चेष्टा की है, उसको अपना कहने की सामर्थ्य और किसी में भले ही ना हो, मुझ में है। बिना अपराध के ही फिरंगी लड़कों ने जब मुझे लात मारकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया और जब मैं इसका प्रतिवाद करने के लिए गया, तब अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने मुझे केवल देशी आदमी समझकर कुत्ते की तरह ऑफिस से निकलवा दिया। उनकी लांछना इस काले चमड़े के नीचे कम जलन पैदा नहीं करती तलवरकर। जो लोग इन जघन्य अत्याचारों से हमारी माताओं, बहनों और भाइयों का उद्धार करना चाहते हैं, उनको अपना कहकर पुकारने में जो भी कष्ट पड़े, वह सहर्ष झेलने को तैयार हूँ। रामदास का सुंदर गोरा चेहरा पल भर के लिए लाल हो उठा। बोला, यह दुर्घटना तो आपने मुझे बताई नहीं। अपूर्व बोला, कहना सरल नहीं है रामदास, वहाँ कम भारतीय नहीं थे, लेकिन मेरे अपमान का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा। लात की चोट से मेरी हड्डी पसली टूटी, इसी कुशल समाचार से वो प्रसन्न हो गए। क्या बताऊँ, याद आते ही दुख, लज्जा और घृणा से अपने आप मानो मिट्टी में गड़ जाता हूँ। रामदास मौन रहा, लेकिन उसकी दोनों आंखें डबडबा आईं। 3 बज चुके थे। वो उठकर खड़ा हो गया। उस दिन छुट्टी होने से पहले बड़े साहब ने कहा, हमारे मामों के ऑफिसों में अव्यवस्था हो रही है। मांडले, शोएवी, मिथिला और प्रोम सभी ऑफिसों में गड़बड़ी है। मेरी इच्छा है कि तुम एक बार जाकर उन सबको देख आओ। मेरा न रहने पर सारा काम तुम्ही को करना होगा। एक परिचय रहना चाहिए, इसलिए अगर कल परसों। अपूर्व बोला, मैं कल ही बाहर जा सकता हूँ। दूसरे दिन वो मामो जाने के लिए ट्रेन में जा बैठा। साथ में एक अर्दली और ऑफिस का एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी था। तिवारी डेरे पर ही रहा। लंगड़ा साहब अस्पताल में पड़ा है, इसलिए अब उतना भय नहीं है। तलवलकर ने तिवारी की पीठ ठोकर कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कोई घटना हो तो मुझे खबर देना। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।